सभी को नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 17 सितंबर 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर 16 सितंबर को मनाया गया। अब आइए जानते हैं इसके थीम के बारे में और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। देखिए, इस वर्ष की थीम आपको याद रखना है। थीम इम्पोर्टेंट होता है हर एग्जाम के लिए, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन। ये 2025 के लिए थीम है। अब अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेशन में इस्तेमाल किया जाता था, अब क्या किया जाता है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का यूज़ किया जाता है। तो जब शुरुआत के दिनों की बात करें, यानी कि एसी के इन्वेंशन की ओर चलें, तो अगर एसी के इन्वेंशन को देखें तो विल्स कैरियर के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया था 1902 में, ताकि कंट्रोल किया जा सके ह्यूमिडिटी को। कहाँ पर? तो प्रिंटिंग प्लांट में वहाँ पर यूज़ किया गया था, क्योंकि आप इस एरा को देखेंगे तो ये इंडस्ट्रियलाइज़ेशन का एरा चल रहा था। तो यानी कि ह्यूमिडिटी कंट्रोल करना था इंडस्ट्रियल पर्पसेस के लिए, इसका मेन मकसद था। बाद में इसको धीरे-धीरे घरेलू पर्पस के लिए यूज़ किया जाने लगा और आज बिना एसी के कोई रह नहीं सकता है, आपको सच्चाई मालूम है। तो देखिए, अब हुआ क्या कि इससे रिलेटेड आपको कुछ कन्वेंशंस को याद रखना होगा। तो जैसे-जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के यूज़ बढ़ते चले गए, उस तरह से जो ओज़ोन की परत है, वहाँ पर भी छेद बढ़ता चला गया। तो सबसे पहले अब जानेंगे हम ओज़ोन के बारे में। तो देखिए, अर्थ के एटमॉस्फेयर को आप देखेंगे तो अर्थ के ऊपर आप देखिए, यहाँ पर ये कर्मन लाइन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा, कर्मन लाइन से ही माना जाता है कि स्पेस चालू हो गया, और ये धरती के सतह से 100 किलोमीटर ऊँचा जो डिस्टेंस होता है, उसके ऊपर की जो लाइनें होती हैं, उसे हम कर्मन लाइन कहते हैं। अब अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करें तो यहाँ ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर होता है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में यहाँ कहीं आपको ओज़ोन का परत दिखाई पड़ता है। अब ओज़ोन, ओज़ोन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के जब 3 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं तो इसको हम ओज़ोन कहते हैं। यानी कि ये क्या है आपका? तो ट्राई ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल से ये जुड़कर बना है। देखिए, तो अब अगर हम बात करें कि ओज़ोन लेयर आपको समझ में आ गया होगा, और इसको जो मेज़रमेंट किया जाता है, तो ये भी याद रखना है कि इसका मेज़रमेंट का यूनिट क्या है, ये भी कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसको कहा जाता है डॉप्सन, क्योंकि डॉप्सन ने ही बताया था, साइंटिस्ट का नाम है। तो आप देख लीजिए कि ओज़ोन लेयर एक रीजन है कहाँ पर? अर्थ स्ट्रेटोस्फेयर में। अब इसका काम क्या है? तो सन से आने वाले जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होते हैं, वो अर्थ तक ना पहुँच सकें, और साथ ही साथ जो लाइफ है उसको प्रोटेक्ट कर सके। तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ मैंने आपको एसी के शुरुआती दौर के बारे में भी बता दिया और अब तक का भी बता दिया। अब इसने क्या किया? तो इसने ओज़ोन की परत को जो है धीरे-धीरे छेद करना इसमें चालू कर दिया, जिस कारण से जो सन का हार्मफुल यूवी रेज़ है, वो रुकने के बजाय धरती की सतह पर भी आने लगा है। इसीलिए आप देखेंगे कि मल्टीपल जो डिजीज़ है, वो अब काउज़ होने लगा है। तो अगर हम डिजीज़ेज़ की बात करें, जो कि काउज़ होता है किसके द्वारा? तो काउज़ आपको बता दें कि ये अल्ट्रा वायलेट के द्वारा, तो उसका नाम आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहला जो है स्किन कैंसर, उसी तरह से आपको कैटरैक्ट्स, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी डैमेज करता है। साथ ही साथ आप सनबर्न भी याद कर लीजिएगा, प्रीमैच्योर स्किन एजिंग होता है और एक्टिनिक केराटोसिस, ये सारे मुख्य प्रॉब्लम हैं जो यूवी रेज़ से होते हैं। अब जब चीज़ें बढ़ने लगी, तो जब भी चीज़ें बढ़ने लगती हैं, इंसान अति कर देता है किसी भी चीज़ का, तो फिर ये लोग बैठाते हैं क्या? एक कमिटी बैठाएँगे, सारे लोग मिलेंगे यूनाइटेड नेशन में, इसीलिए तो यूनाइटेड नेशन को बनाया गया है। तो सारे लोग मिलकर आए और स्टार्ट किया कन्वेंशंस, और एडॉप्शन चालू किया इस कन्वेंशन के थ्रू। तो जो सबसे पहला कन्वेंशन आया, वो आया आपको वियना कन्वेंशन। तो वियना कन्वेंशन जो था कि ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? तो ज़ाहिर-सी बात है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज़ कम होगा। कैसे कम होगा? जब आप एसी में जो रेफ्रिजरेंट्स होता है, उसको आप किस तरह का यूज़ करेंगे? तो इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट्स का वहाँ यूज़ कर सकते हैं। उसको मिनिमाइज़ करिए, पेड़ ज़्यादा लगाइए, ताकि ठंडक जो हो वो नेचुरल हो, इसका यूज़ कम से कम करना पड़े। फ्रिज का यूज़ कम कीजिए, घड़ा यूज़ कर सकते हैं, मिट्टी के बर्तन यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह के कन्वेंशन जहाँ पर कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो यूज़ है उसको कम किया जा सके, इसके लिए साइन किया गया सब देश के द्वारा 22 मार्च 1985 में। रेटिफ़ाई 198 किए, सिग्नेटरी 28 थे।
अब ये इफ़ेक्टिव कब से हुआ? ध्यान से सुन लीजिएगा, वियना कन्वेंशन कहाँ पर लोकेशन कहाँ था? तो वियना ऑस्ट्रिया में था और इसको साइन किया गया था 22 मार्च 1985 को और इफ़ेक्टिव हुआ ये 22 सितंबर 1988 से। अब ये बात याद हो गया तो वियना कन्वेंशन हुआ। अब वियना कन्वेंशन क्या कहता है? तो ओज़ोन लेयर को प्रोटेक्ट करेगा और मैंने बता दिया कैसे प्रोटेक्ट करेगा। अब उसके बाद दूसरा प्रोटोकॉल आता है, उसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। अब मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन कब हुआ? 1987 में। इनैक्ट कब हुआ? 1989 में हुआ। क्यों हुआ? ताकि अर्थ के ओज़ोन लेयर को बचाया जा सके, ताकि जो ओज़ोन का डिप्लेशन है, उसको कम किया जा सके। किससे? सीएफसी और हैलोन से। हैलोन्स का मतलब हो गया हैलोजेंस की बात की जा रही है। तो आपने अब इसको भी समझ लिया तो 16 सितंबर 1987 को साइन किया गया। 1 जनवरी 1989 से ये फ़ोर्स में यानी कि लागू हो गया, इसको रैटिफ़िकेशन किया गया 197 कंट्रीज़ के द्वारा। आप देखेंगे कि जो वियना कन्वेंशन था, वहाँ पर रैटिफ़िकेशन कितने कंट्रीज़ के द्वारा किया गया था? 198 और यहाँ पर 197 के द्वारा किया गया और यहीं से शुरुआत होती है किसकी? 16 सितंबर की और जिसको कि हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द ओज़ोन लेयर और यही आपका क्वेश्चन बनेगा कि इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ ओज़ोन लेयर कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम क्या है? तो ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। अब इससे संबंधित जो मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, तो इसके बाद अभी हाल ही फिलहाल तो नहीं बोलेंगे लेकिन 2016 में एक और एग्रीमेंट हुआ जिसको हम बोलते हैं किगाली एग्रीमेंट। अब ये क्या है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का ही अमेंडमेंट है, जहाँ पर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एग्रीमेंट को लागू किया गया। अब साइन कब किया गया ये? तो 15 अक्टूबर 2016 को और लोकेशन कहाँ था? तो किगाली जो कि रवांडा में स्थित है। अब ये इफ़ेक्टिव कब से हो गया? तो 1 जनवरी 2019 से ये इफ़ेक्टिव हो गया। अब आइए यूनाइटेड नेशन के बारे में भी पढ़ लीजिए। तो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसकी हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और वहीं अगर बात करें मेंबरशिप की तो 193 मेंबर स्टेट्स हैं और 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। अगर सेक्रेटरी जनरल की बात करें तो एंटोनियो गुटरेस साहब हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? तो पुर्तगाल के रहने वाले हैं, ये भी बात याद कर लीजिएगा। अब इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था यूएन चार्टर के द्वारा जो कि साइन हुआ था 26 जून 1945 को, लेकिन जो चार्टर है वो फ़ोर्स में कब हुआ? तो ये 24 अक्टूबर 1945 तो आपसे जो एग्ज़ाम में सवाल बनता है वो साइंड पे नहीं बनता है, कब से लागू हुआ, इस पर सवाल बनता है, तो आपको 24 अक्टूबर 1945 याद रखना है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफ़ेयर पे, जहाँ पर भारत और नॉर्वे ने मैरीटाइम सिक्योरिटी के तहत डिसआर्मामेंट डायलॉग किया है। कहाँ पर? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में। चलिए इस न्यूज़ को भी देख लेते हैं। तो ये इनॉग्रल इंडिया नॉर्वे मैरीटाइम सिक्योरिटी डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन डायलॉग है जो कि ओस्लो में आयोजित किया गया। डिसआर्मामेंट का मतलब होता है और नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है कि कम से कम यूज़ किया जाए हथियारों का। तो इसमें जो मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी वो थी अफ़ेयर्स एक्सटर्नल अफ़ेयर मिनिस्ट्री ने ये किया है कोऑपरेशन को। अब जो ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ है इसका मकसद क्या है? तो एक सिक्योर और सेफ मैरीटाइम एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना। किसके थ्रू? तो इंटरनेशनल लॉ के थ्रू। अब समुद्र से संबंधित जो लॉ है ये भी आपको याद कर लेना है। इसको हम बोलते हैं यूएन क्लॉज़ बोलते हैं। अब यूएन क्लॉज़ भी हम देखेंगे लेकिन पहले इस न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। अब अगर हम डिसआर्मामेंट करते हैं, यानी कि सेफ और सिक्योर मैरीटाइम एनवायरनमेंट को क्रिएट करेंगे, तो आपको मालूम है कि दुनिया में जितना भी सामानों का आवागमन होता है, वो सबसे ज़्यादा शिप के ज़रिए ही होता है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ, पीस और प्रोग्रेस हो जाएगा मैरीटाइम मैटर्स में। इसी तरह का बढ़ावा देने के लिए ये डायलॉग किया गया है। अब अगर बात करें तो अब हम चलते हैं किसको पढ़ने के लिए? तो यूएन क्लॉज़ को पढ़ने के लिए। तो यूएन क्लॉज़ का फुल फॉर्म अपने आप में इम्पोर्टेंट है, जिसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी। अब ये आपको यहाँ से समझना होगा कि ये क्या बताता है। तो ये कंट्रीज़ के इन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन के बारे में बताता है। अब ये है क्या? तो मैरीटाइम एरिया है, यानी कि समुद्र का क्षेत्र किस देश के लिए कितना होगा, ये बताता है ये क्लॉज़। तो आपको बता दें कि जो 200 नॉटिकल माइल्स होता है कंट्री का कोस्ट, वो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन होता है। मान लीजिए कि ये आपका समुद्र का किनारा है। अब इस किनारे से जब आप 3 नॉटिकल माइल से लेके 12 नॉटिकल माइल तक जाते हैं, तो ये आपका टेरिटोरियल सी कहलाता है। वहीं अगर 12 नॉटिकल माइल से
जब आप 200 नॉटिकल माइल्स तक पहुँचते हैं, तो ये आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन कहलाता है और साथ ही साथ जो आपका 200 नॉटिकल माइल से जब ऊपर जाते हैं, तो इसको हाई सी कहा जाता है। 1 नॉटिकल माइल्स की बात करें तो 1.852 किलोमीटर होता है, ये भी याद कर लीजिएगा। अब इस एक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक ज़ोन में किसी भी कंट्री के पास अपना सोवरेनिटी राइट होता है कि वो उसको एक्सप्लोर कर सकता है, एक्सप्लॉइट कर सकता है, कंज़र्व कर सकता है, साथ ही साथ मैनेज कर सकता है सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज़ को। किसके लिए? लिविंग थिंग्स के लिए भी और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी। यानी कि मछलियाँ आपको मालूम है कि उनको भी मारना ही है, तभी तो खाएँगे पेट में। उसी तरह से आपको बता दें कि समुद्र के अंदर बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, उसी तरह से बहुत कॉस्टली चीज़ें भी पाई जाती हैं, मोती वगैरह भी पाया जाता है। तो जितने भी रिसोर्सेज़ हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स में आ जाएँगे और जितने भी जीव-जंतु हैं, जिनको कि मार के खाना है, वो लिविंग में आ जाएँगे। चलिए, ठीक है, तो अब आपको ये भी आप समझ गए होंगे। उसी तरह से आप देखेंगे कि बड़ी-बड़ी केबल्स भी समुद्र के ज़रिए ही जा रही हैं। तो ये बात आपको दिमाग में रख लेना है। अब यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी की बात करें तो इसको साइन किया गया था 10 दिसंबर 1982 में, जिसका कहाँ पर ये किया गया था? तो जमाइका में किया गया था। आपको ये कभी नहीं याद रखना है, हमेशा याद रखना है इफेक्टिव का डेट 16 नवंबर 1994 से ये इफेक्टिव हो गया था। वहीं अगर नॉर्वे की अगर मैं बात करूँ तो नॉर्वे की राजधानी कहाँ है? ओस्लो है और यहाँ की करेंसी क्या है? नॉर्वेजियन क्रोन है। ऑफ़िशियल लैंग्वेज नॉर्वेजियन है। किंग का नाम क्या है? हेराल्ड वी यानी कि हेराल्ड 5वाँ इनका नाम है और प्राइम मिनिस्टर का नाम याद कर लीजिएगा। काफ़ी न्यूज़ में है ये जोनास गहर स्टोर। स्टोर के नाम से याद कर लीजिएगा। नॉर्वे में क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। इनका नाम निश्चित आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे जहाँ पर यूके और यूएस ने अनाउंस किया है मेजर न्यूक्लियर डील ताकि बूस्ट किया जा सके एडवांस्ड रिएक्टर डिप्लॉयमेंट को। तो एक तरफ ये बात करते हैं इस चीज़ की तो न्यूक्लियर डील को जो है ख़त्म किया जाए, न्यूक्लियर को ख़त्म किया जाए, कम किया जाए और एक तरफ ये लोग डिप्लॉय भी करना चालू कर देते हैं। चलिए याद रखिएगा किसके-किसके बीच में हुआ है तो यूके और यूएस के बीच में ये डील होने वाला है, न्यूक्लियर पावर डील ताकि एडवांस रिएक्टर का डिप्लॉयमेंट किया जा सके। अब रिएक्टर के ज़रिए ही या तो बिजली उत्पादन होगा या फिर आप मेरे मुँह से क्या सुनिएगा जान दीजिए। अब जो गवर्नमेंट है किसकी यूके और यूएस की इन्होंने वाइड रेंजिंग सीरीज़ ऑफ न्यूक्लियर पावर डील किया है। अब इसमें जो है डिफरेंट कंपनियाँ इन्वॉल्वड होंगी। अब ये न्यूक्लियर रिनायंस का ये पार्ट है जिसमें कि एक्सेलरेट किया जाएगा एडवांस रिएक्टर डिप्लॉयमेंट को ताकि रिड्यूस किया जा सके रशियन के न्यूक्लियर फ्यूल पर। आपको मालूम होना चाहिए कि कई जो यूरोपियन देश हैं, उनकी डिपेंडेंसी चाहे वो क्रूड ऑयल पे हो या फिर न्यूक्लियर से संबंधित जो रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत हो उस पर हो या फिर टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, ये ज़्यादातर रशिया पे डिपेंडेंट होते थे और आपको मालूम है कि रशिया और अमेरिका के बीच में बिल्कुल नहीं पट रहा है। क्यों? क्योंकि अमेरिका सैंक्शन लगा दिया है रशिया के ऊपर काफ़ी सारा। किसके कारण? तो यूक्रेन युद्ध के कारण। बीच में ये लोग तो पीस डील भी कर लिए लेकिन दिखाई तो नहीं दे रहा है कि यहाँ कहीं पीस हो भी पा रहा है यूक्रेन में। तो इसीलिए जो अमेरिका है वो चाहता है कि यूरोप जो है, जो रशिया की तरफ शिफ्टिंग है उनका, वो शिफ्ट हो जाए अमेरिका की तरफ। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये जो ट्रीटी किया जा रहा है, ये जो साइन किया जा रहा है डील, वो किसके तहत किया जा रहा है? अटलांटिक पार्टनरशिप फॉर द एडवांस न्यूक्लियर एनर्जी, इस टर्म को याद कर लीजिएगा। ताकि इन्वेस्टमेंट ज़ाहिर-सी बात है अमेरिका को खूब कमाई होगा अब इसमें भी। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब न्यूक्लियर से संबंधित कुछ बातें जान लीजिए। तो न्यूक्लियर के 2 रिएक्शन आपको याद करना है। एक तो फिज़न होता है और दूसरा आपको फ्यूज़न होता है। फिज़न की प्रक्रियाएँ क्या होती हैं? तो जब एक बड़ा न्यूक्लियाई छोटे-छोटे न्यूक्लियाई में टूट जाता है, तो इसको हम फिज़न की रिएक्शन को बोलते हैं। तो अगर मैं यूरेनियम 235 को लेता हूँ और साथ ही साथ इसको एनरिच भी किया जाता है, उसके बाद अगर न्यूट्रॉन्स का बम्बार्डमेंट करते हैं, तो हमको क्रिप्टन और बेरियम के फॉर्म में मिलता है और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है, जिसका कि हम डिफरेंट जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, चाहे बम बनाना हो, चाहे बिजली बनाना हो। चलिए, अब फ्यूज़न देखते हैं। तो फ्यूज़न रिएक्शन कहाँ पर होता है? तो सन के सरफेस पर यही रिएक्शंस होता रहता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि छोटे-छोटे जो न्यूक्लियाई हैं, वो मिलकर एक बड़े न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। फिज़न के रिस्पेक्ट में फ्यूज़न का एनर्जी कई गुना ज़्यादा होता है। इसीलिए इस फ्यूज़न रिएक्शन को कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल होता है।
इसीलिए हम ज़्यादातर क्या फ्यूज़न का ही इस्तेमाल करते हैं। फ्यूज़न पे तो आज भी रिसर्च चल रहा है। आर्टिफ़िशियल सन के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है, टोकामैक मैंने बता रखा है। तो चलिए, तो अब जो हाइड्रोजन है, यहाँ पर क्या होता है, 2 हाइड्रोजन के एटम्स मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिलीज़ होता है। अब अगर इंडिया की बात करें तो यहाँ पर 22 न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, जहाँ की 8 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 6780 मेगावाट प्रोड्यूस करते हैं। बात करें कहाँ-कहाँ पर है, जो परीक्षाओं वन लाइनर में आपको पूछा जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में है, कुंडाकुलम तमिलनाडु, रावतभट्टा राजस्थान, कैगा कर्नाटका, कलपक्कम तमिलनाडु, काकरापार गुजरात और नरोरा उत्तर प्रदेश में है। चलिए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर सीएसआईआर सीसीएमबी के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है स्पिन 19 प्रोटीन का क्या रोल है सेल के मूवमेंट में। तो ये न्यूज़ है, आपसे ये निश्चित रूप से पूछा जाएगा कि हाल ही में क्वेश्चन इस तरह से बनेगा कि हाल ही में किस संस्था के साइंटिस्ट ने स्पिन 90 का आविष्कार किया है जो सेल मूवमेंट में मदद करता है। तो सीएसआईआर सीएसएमबी ये आपको मालूम होना चाहिए, या फिर ऐसा भी सवाल बन सकता है कि सीएसआईआर सीसीएमबी के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक प्रोटीन को जो कि सेल मूवमेंट में मदद करेगा, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम आपको याद रखना है कि स्पिन 90 होता है। अब अगर सेल की बात करें तो सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होता है सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। अब ये स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ होता है जो रेप्लिकेट करता है अपने आप को। और इसमें क्या-क्या होता है, तो सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं। सेल को हम ऐसे भी बता सकते हैं कि एक स्मॉल इनक्लोज्ड स्पेस एक कंपोनेंट है लार्जर सिस्टम का, जैसे कि एक इलेक्ट्रिकल बैटरी का होता है या फिर स्पेसिफिक जर्नल्स का होता है। चलिए, तो आपको सेल भी समझ में आ गया होगा। अब इस अब यहाँ पर जो हैदराबाद की सीएसआईआर है, सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के साइंटिस्ट ने इस डिस्कवरी को किया है, फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा। अब इसका रोल क्या है? तो ये क्रिटिकल रोल निभाएगा जिसका नाम स्पिन 90 है। ये क्या करेगा? ये सेल को मदद करेगा। किस तरह का मदद करेगा? तो जो व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, अब इनको यहाँ पर जो है फ़ॉर्म करेगा एक रैपिड प्रोट्रूजन्स को, जो कि नेसेसरी होता है किसको? पैथोजेन्स को डिस्ट्रॉय करने में। तो आपको मालूम होना चाहिए कि अगर डब्ल्यूबीसी इंक्रीज़ कर गया, तो कौन-सा बीमारी होता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इंक्रीज़ डब्ल्यूबीसी काउज़ कर सकता है आपको एक कॉमन चीज़ जिसको कि हम कहते हैं ल्यूकोसाइट्स, यानी कि जैसे ही आपको ये डब्ल्यूबीसी बढ़ता हुआ नज़र आएगा, इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। तो इससे क्या होता है, आपको इम्यून डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि क्या इससे संबंधित कैंसर की बीमारी हो सकती है? नहीं, कैंसर की बीमारी नहीं हो सकती है। तो देखिए, आपसे इतना ही पूछा जाएगा कि इसका काम क्या है? तो ये व्हाइट जो ब्लड सेल्स हैं, जो रैपिड प्रोट्रूजन्स को फ़ॉर्म करते हैं, इनको ये चेज़ करेगा और साथ ही साथ जो पैथोजेन्स हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करेगा। अब अगर सीएसआईआर की बात करें, तो सीएसआईआर की जो पैरेंट इंस्टीट्यूशन है, उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और अगर इसके फाउंडर की बात करें, तो रामसे मुदालियार शांति स्वरूप भटनागर साहब हैं। अब अगर इसको एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 26 सितंबर 1942 इसका एस्टेब्लिशमेंट डेट याद कर लीजिएगा। वहीं जो इसके हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डायरेक्टर जनरल का नाम याद कर लीजिएगा एन कलाई सेल्वी। इनका नाम याद कर लीजिएगा एन कलाई सेल्वी का, क्योंकि सीएसआईआर हमेशा न्यूज़ में रह रहा है। और इसका फुल फॉर्म भी अपने आप में याद रखिएगा, कहाँ की संस्था है? हैदराबाद की संस्था है, जो इस तरह का काम किया गया है। और ये स्पिन 90 भी याद कर लीजिएगा। आने वाले हर प्रतियोगी परीक्षाओं में इस सवाल को देखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर, जहाँ पर जल शक्ति मिनिस्ट्री ने होस्ट किया है सरपंच संवाद। एक लाइन में आपसे सवाल बनेगा वन लाइनर की, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ होस्टेड द सरपंच संवाद? तो आपको याद रखना है जल शक्ति मिनिस्ट्री। इसके मिनिस्टर कौन हैं? तो इनका नाम भी याद कर लीजिएगा, सी आर पाटिल। अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ इसको मिलकर ऑर्गेनाइज किया गया है। वहीं आपसे थीम भी पूछा जा सकता है, तो थीम है विकसित ग्राम से विकसित भारत। ये तो गांधी जी बहुत पहले बता के गए थे, ये लोग को आज समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर 75 डिस्टिंगाइज्ड सरपंच बुलाए गए, कहाँ से? पूरे 22 स्टेट से। और बातचीत किया गया कि भाई कैसे
विकास किया जाए और अपने भारत को विकसित किया जाए। यही बातचीत हुआ है। चलिए, अब जो है कॉन्क्लेव ने अनाउंस किया है 100 डेज़ गुड गवर्नेंस चैलेंज को। चलिए, ये चैलेंज ही पूरा करते रहेंगे कि इस तरह का हमको काम करना है, अच्छे से काम करना है, ताकि हम जो विज़न है प्रधानमंत्री मोदी का 2047 का, उसको हम पूरा कर सकें। तो आपको सिर्फ़ यहाँ से याद रखना है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने मिलकर सरपंच संवाद को ऑर्गेनाइज़ किया है। कहाँ पर? तो नई दिल्ली में किया गया है। ये तो फ़ेमस सवाल होता है, जहाँ पर भी कुछ नहीं समझ में आया, नई दिल्ली टिक मार दो, ठीक? अब उसी तरह से थीम क्या है? तो विकसित ग्राम से विकसित भारत। और सी आर पाटिल कौन है? तो जल शक्ति मिनिस्टर हैं। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पंचायती राज मिनिस्टर कौन है अभी। अब अगर पीएम मोदी की बात करें, तो इन्होंने रिव्यू किया है डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को। कहाँ पर? कंबाइंड कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, कहाँ पर ये आयोजित किया गया है? कोलकाता में आयोजित किया गया है। यही आपसे पूछा जाएगा, सवाल तो यही बन जाएगा कि जो 16वाँ कमांडर कॉन्फ्रेंस है, वो कहाँ पर आयोजित किया गया? तो कोलकाता, वेस्ट बंगाल में ये आयोजित किया गया। अब अगर कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस की बात करें, तो ये हर 2 साल में 1 बार होता है। ये भी आपसे सवाल कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में, इसलिए याद कर लीजिएगा। अब अगर इस वर्ष की थीम की बात करें, तो ईयर ऑफ रिफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द फ्यूचर है। ज़ाहिर-सी बात है, इसमें क्या बात किया जाएगा कि हम अपने आर्म फोर्सेस को कैसे मॉडर्नाइज़ करें, यही बात की जाएगी। उसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज और ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस को हम करेंगे। तभी तो भविष्य में नए-नए जो मिलिट्री एक्सरसाइज़ेज़ होंगे, वो भी आपको फिर पढ़ना पड़ेगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे ही तो करंट अफ़ेयर्स आपका बढ़ेगा। चलिए, अब जो सीसीसी है, यानी कि कंबाइंड कमांडर कॉन्फ्रेंस है, वो पहली बार 1953 में आयोजित किया गया था। इसको भी याद कर लीजिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही साथ अब सबिता भंडारी जो है, नेपाल की पहली अटॉर्नी जनरल बन गई हैं। पहली हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है, नेपाल में अभी बहुत ही ज़्यादा उथल-पुथल चल रहा है। अब हमको क्या मतलब है, नेपाल में तो वन लाइनर बनेगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम्स के लिए अटॉर्नी जनरल पढ़ना चाहिए। तो अटॉर्नी जनरल की अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न की बात करें, तो ये आर्टिकल 76 में बताया गया है। वहीं अगर इनके अपॉइंटमेंट की बात करें, तो इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अब इनका क्वालिफ़िकेशन कैसा होना चाहिए? तो सुप्रीम कोर्ट जज के जो क्वालिफ़िकेशन होते हैं, उसके बराबर होना चाहिए। अब इनका रोल क्या होता है? तो अटॉर्नी जनरल्स एक चीफ लीगल एडवाइज़र की तरह काम करते हैं। किसके लिए? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। और साथ ही साथ परफ़ॉर्म करते हैं सारे लीगल ड्यूटीज़ को जो प्रेसिडेंट असाइन करता है। उसी तरह से बात करें कि ये इनके पास राइट टू ऑडियंस होता है, यानी ये सभी इंडिया के कोर्ट में जा सकते हैं। वहीं अगर ये पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स की बात करें, तो उसमें भी ये पार्टिसिपेट तो कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है, कई बार ये पूछा गया है आपके एग्ज़ाम्स में। वहीं अगर इनके टेन्योर की बात करें, तो ये प्रेसिडेंट के प्लेज़र पे रहते हैं, 5 साल टिक करके मत आ जाइएगा। प्रेसिडेंट की इच्छा पर इनकी टेन्योर होती है। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। कहाँ पर? तो अहमदाबाद, नारनपुरा में। याद कर लीजिएगा, वन लाइनर सवाल है कि किस मंत्री ने इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स अहमदाबाद में इनॉग्रेट किया है? तो अमित शाह। या फिर आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में अमित शाह ने इनॉग्रेट किया है इंडिया का लार्जेस्ट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर? तो नारनपुरा, अहमदाबाद में। अगर सवाल हार्ड बनाना होगा तो नारनपुरा दे देगा, और आसान बनाना होगा तो अहमदाबाद दे देगा। अब अगर बात करें, तो उन्होंने बताया कि हम लोग 1643 करोड़ से 5300 करोड़ बढ़ा दिए हैं पिछले 10 साल में, जो स्पोर्ट्स से संबंधित बजट है। चलिए, तो यहाँ पर ये वाहवाही लूटना चाहते थे, हो गया, वाहवाही लूट लिए। अब ये इसका निर्माण कितने करोड़ रुपए में किया जाएगा? तो 825 करोड़ रुपया में किया जाएगा। साथ ही साथ जो यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया साहब हैं, और जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र पटेल, वो भी यहाँ मौजूद थे। इनका नाम पूछा नहीं जाएगा आपसे। गुजरात की बात करें, तो फॉर्मेशन 1 मई 1960 को हुआ था। कैपिटल याद रखिएगा, गांधीनगर है। लार्जेस्ट सिटी अहमदाबाद है। वहीं अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, तो 34 है। गवर्नर की बात करें, तो आचार्य देवव्रत साहब हैं, और चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल हैं। गुजरात जो है आपको 3 नेशनल पार्क अपने यहाँ रखता है, जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, जो कि एशियाटिक लायंस का सोल हैबिटेट है। वंसदा नेशनल पार्क, और उसी तरह से आपको ब्लैक बग नेशनल पार्क, इसका नाम भी आपको याद कर लेना है। साथ ही साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट का स्टेडियम है, इसको भी याद रखिएगा, गुजरात में ही है। अब एमी अवार्ड्स के बारे में जान लीजिए। एमी अवार्ड्स का 76 साल पूरा हो गया है, यानी कि जो ये 2025 का अवार्ड है, वो 77वाँ एमी अवार्ड दिया गया है।
अब अगर बात करें तो इसका आयोजन 14 सितंबर 2025 को किया गया। कहाँ पर ये आपसे सवाल बन सकता है, तो लॉस एंजेलिस, कैलिफ़ोर्निया में ये किया गया। कौन-सा एडिशन आपसे सवाल में बनेगा, तो ये 77वाँ एडिशन है। अब आइए नाम याद करते चलिए। सेठ रोगन, इनको आउटस्टैंडिंग लीडिंग एक्टर कॉमेडी सीरीज़ में दिया गया है। वहीं जीन स्मार्ट, इनका नाम अब इम्पोर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। जीन स्मार्ट, इनको लीडिंग एक्ट्रेस दिया गया है कॉमेडी सीरीज़ के विनर में। वहीं अगर नूह विले की बात करें तो आउटस्टैंडिंग लीड एक्टर ड्रामा सीरीज विनर में दिया गया है। ब्रिट लोअर, ये नाम भी आपको अब याद करना पड़ेगा, ड्रामा सीरीज लीडिंग एक्ट्रेस हैं, इसीलिए इनका नाम याद कर लीजिएगा, ब्रिट लोअर। वहीं स्टेफन ग्रामर को क्या दिया गया है, आउटस्टैंडिंग लीडिंग एक्टर लिमिटेड या फिर एंथोलॉजी सीरीज में दिया गया है। वहीं अगर क्रिस्टिन मिलोटी की बात करें तो इनको भी एंथोलॉजी सीरीज में दिया गया है। तो इन सब का नाम इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉमेडी सीरीज विनर में सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड है वो जेफ हिलर को दिया गया है। और उसी तरह से हाना इन बाइंडर को सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दिया गया है कॉमेडी सीरीज में। ट्रेमिल टिलमैन को आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्टर दिया गया है ड्रामा सीरीज में। और जो कैथरीना लानासा हैं, इनको आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस दिया गया है ड्रामा सीरीज विनर में। एरिन डोहर्टी को आउटस्टैंडिंग सपोर्टिंग एक्ट्रेस का दिया गया है एंथोलॉजी या फिर मूवी विनर में। तो आपको इतने नाम याद नहीं करने हैं, आपको 2 नाम बताया मैंने, सेठ रोगन का नाम याद कर लीजिएगा और साथ ही साथ ब्रिट लोअर का नाम याद कर लीजिएगा। ये 2 नाम आपसे आने वाले परीक्षाओं में पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर मशहूर बॉक्सर रिकी हैटन का निधन हो गया है 46 वर्ष की आयु में। अब पुलिस छानबीन करके बताएगी कि कैसे इनका मृत्यु हुआ है, लेकिन आपको अब याद कर लेना है, अब ये कहाँ के रहने वाले थे तो या फिर कहाँ के खिलाड़ी थे, तो आपको बस इतना नाम याद रखना है, इंग्लैंड के खिलाड़ी थे। 40 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो ये थे 17 सितंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आया हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ कोई भी डाउट हो आप अपने कमेंट बॉक्स में भी रख सकते हैं। साथ ही साथ अपनी आप राय भी, कुछ बोलना चाहते हैं तो भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे पढ़ने में काफ़ी अच्छा लगेगा। मिलते हैं कल, धन्यवाद।